गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम फ्रॉम शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, आबू रोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम शिक्षा इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ना करके, क्योंकि ऑनलाइन कई बार होता है कि कोई बच्चा मिस कर देता है, तो हम इसको यूट्यूब के थ्रू आपके द्वार तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आप इसको बार बार देख सकते हैं। कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ये चीज़ आप ऑनलाइन में कभी भी नहीं कर सकते। मैं जो सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करूंगा वो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स। जैसे कि आप सभी, अगर मैं बात करूं, आप सभी ने बीसीए के अंदर अगर एडमिशन लिया है तो आपका बैकग्राउंड जो होगा बेसिकली वो होगा, मैक्सिमम जनों का आर्ट्स का बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो आप इस चीज से ना घबराएं। मैथ्स जो हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी वो बहुत इजी वे के अंदर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बहुत इजी वे के अंदर समझ भी आएगी और आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकेंगे। हम तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय। देखो, हिंदी वर्ड को ना पकड़ोगे और इंग्लिश वर्ड को पकड़ो अगर आप सेट को, ठीक है। तो सेट क्या होते हैं, अगर बेसिकली अगर अपन बात करें तो किसे कहते हैं हम सेट? सेट हमेशा उसे कहा जाता है जो दो चीजों से मिलकर बना जाता है या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई कप प्लेट का सेट लिया तो एक हो गया कप, एक हो गई प्लेट। हम जनरल बातें करते हैं पहले। अगर कई जगह हम दुकान पे जाते हैं कि भाई पैंट शर्ट का सेट दे दो, तो एक हो गया पैंट, एक हो गया शर्ट। हम कई जगह कहते हैं डिनर सेट, ठीक है। तो डिनर सेट में क्या क्या होता है? चम्मच भी आता है, सर्विंग बाउल भी आता है, ठीक है, कटोरियां भी आती है, प्लेट्स भी आती है, काफी सारी ऐसी चीज आती है। तो इसलिए सेट मतलब हमेशा हमें मान के चलो, समुच्चय से इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे, पर सेट कहीं पे भी आ रहा है तो उसको मान के चलो कि सेट मतलब एक या एक से ज्यादा अधिक वस्तुओं से बनकर मिली हुई चीज को हम कहते हैं सेट। और अगर हम बात कर रहे हैं गणित में, तो गणित में अगर हम बात करेंगे तो सेट किसे कहा जाएगा? जो एक या एक से ज्यादा नंबरों से मिलके बना होगा उसे सेट कहा जाता है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। भाई जैसे अगर हम बात करें सेट, अगर हम बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, जनरल एग्जांपल दिया था डिनर सेट का, ठीक है। तो डिनर सेट आप क्या है, दुकान पे जाओगे तो दुकानदार आपको डिनर सेट ऐसा तो है नहीं कि हाथ में कटोरी चम्मच और प्लेट लेके बेच देगा। वो उसको एक बॉक्स में कवर करेगा या आपको एक थैली में रैप करके देगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पैंट शर्ट की, तो इसकी भी कवरिंग होती है, सब चीजों की कवरिंग होती है। तो इसी कवरिंग के आधार पे जो मैक्स में सेट होता है उसे भी कवर करा जाता है, और उसे कवर करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेसेस। इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रेसेस, ठीक है। इन ब्रेसेस का जब तक हम यूज नहीं करते, किसी सेट के आजू बाजू इन ब्रेसेस को नहीं लगाया जाता है, तब तक वो चीज सेट नहीं कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें उन नंबरों का सेट जो दो से विभाजित होते हैं, या हम कह सकते हैं इवन नंबर का सेट ले लो, ठीक है, सम संख्या का सेट, इवन नंबर का सेट। तो इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे भी चलती रहेगी, ये आगे चलती रही, ठीक है। सब नंबर को हमने किससे अलग अलग करा है? कॉमा से। अब कॉमा से अलग अलग करने के बाद में हमने क्या करा? इस पूरे सेट को ब्रेसेस से बंद करा है। ये सेट लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। इस तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं। वापस वही चीज कि सेट किसे कहा जाता है? सेट हमेशा दो, एक या एक से अधिक नंबरों से जो मिलके बनता है, ठीक है, जिन्हें कॉमा से अलग अलग कर रखा होता है और ब्रेसेस के अंदर जिन्हें कवर कर रखा होता है, उसे हम सेट कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी? सेट के आगे वाले टॉपिक की।
ये एक सेट लिखने का तरीका है, ठीक है। पर ऐसे ही सेट लिखने के दो तरीके होते हैं और मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट लिखने के तरीके। सेट को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक तो रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। ये पेपर इसलिए रखा जाता है साथ में कि इसके ऊपर कुछ टॉपिक्स होते हैं कि आप किसी भी टॉपिक का आपका छूट देना, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं रोस्टर रूल, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूल, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट की रोस्टर मेथड की। रोस्टर मेथड के अंदर अवयव, हम जो भी नंबर लेते हैं उन नंबर को इंग्लिश में तो कहते हैं एलिमेंट्स और हिंदी में इसे ही कहते हैं, एलिमेंट्स को कहते हैं अवयव, ठीक है। जितने भी अवयव होते हैं उनको कॉमा से सेपरेट करा जाता है और ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ये एक तरीका है रोस्टर मेथड जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। जैसे अगर मैं बात करूं इवन नंबर की, सेट ऑफ इवन नंबर, सम संख्या के सेट की बात करें तो हमने सम संख्या का सेट लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ऐसे तो ये आगे तक चल रहा है तो हम इतने सारे नंबर थोड़ी लिखेंगे, हम इतने सारे नंबर ना लिख के कुछ नंबर लिखे, उसके बाद हम डैश 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 कर लेंगे, मतलब चलता ही जाएगा और फिर इसे हम क्या कर देंगे ब्रेसेस से बंद। इस मेथड को कहते हैं हम रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड के अंदर वापस अवयव एलिमेंट, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है एलिमेंट और हिंदी में कहते हैं अवयव, ठीक है। इन्हें सभी एलिमेंट्स को कॉमा से अलग अलग पृथक करा जाता है, अलग अलग करा जाता है और ब्रेसेस के अंदर बंद करा जाता है। इसी चीज को अगर मैं वाक्य में लिख दूं, स्टेटमेंट के अंदर लिख दूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेट बिल्डर मेथड कहलाएगा। जैसे सेम ये जो अभी हमने लिखा है, ठीक है, ये रोस्टर मेथड में लिखा है था क्या, ये सेट ऑफ इवन नंबर, और अगर सेट बिल्डर मेथड के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो उससे हम वाक्य में लिख सकते हैं x डैश x इज अ इवन नंबर, ठीक है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये इंग्लिश में मैंने बोला कि x डैश x इज अ इवन नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखा जाए x इज x एक सम संख्या है जहां x नेचुरल नंबर में आता है, ठीक है। अब मेरी चीज समझना, पहली चीज गणित की अगर बात करें तो गणित हिंदी हो या इंग्लिश हो एक ही चीज रहती है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी मैं जितनी थ्योरी आपको समझाई जा रही है आज, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझा रहा हूँ। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है, सवाल कैसे भी करो, ठीक है। वापस चीज की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। जनरल सिंपल लैंग्वेज के अंदर जिसमें नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, और उनको आपको कैसे लिखना है, कॉमा से अलग अलग करना है और ब्रेसेस के अंदर बंद करना है।
तो वो तो क्या कहलाएगा, रोस्टर मेथड कहलाएगा। और उसी को अगर हम वाक्य के रूप में लिख देंगे, स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे, तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। चीज आ रही समझ में? जैसे मैं कुछ सेट लिखता हूँ, ठीक है, उन्हीं को मैं भाई उसी को रोस्टर मेथड में भी लिखेंगे और वही हम किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर मेथड के भी अंदर लिखेंगे। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे अगर सेम चीज की बात करें, पहला उदाहरण बात करूंगा, तो पहला उदाहरण मैंने लिया PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल वर्ड की क्या है, स्पेलिंग है, पर प्रिंसिपल का पी गायब है, ठीक है, ये रोस्टर मेथड है। अब अगर मैं इसे वाक्य में लिखूं, सेट बिल्डर मेथड के अंदर लिखूं, तो पी क्यों गायब है, ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए अपन पी भी लगा देते हैं, आगे और भी लगा देते हैं। आगे समझा दूंगा मैं यही चीज, आगे क्वेश्चन में कभी आएगा तब रिपीट करूंगा कि उस दिन मैंने आज स्पेलिंग पूरी इसमें क्यों नहीं लिखी थी। अब इसी को अगर मेरे को सेट बिल्डर मेथड के अंदर लिखना है, तो मैं सेट बिल्डर के अंदर मेथड के अंदर कैसे लिखूंगा, अगर इंग्लिश में लिखूं x डैश टू x इज लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, हिंदी में लिखें तो x सब प्रिंसिपल का एक अक्षर है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे अगर अपन बात करते हैं 3 - 3 की, ठीक है, अगर मुझे इसको उसमें लिखना है x इज x, ठीक है, मैं अपन लिखना सीख रहे हैं ना, अपन कुछ भी अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये संख्या कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये कैसा सेट है, ये कैसा सेट नहीं है, ये संख्या क्यों आ रही है, ये संख्या किस लिए आ रही है, आपको अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है। हम अभी आपको केवल इतना दिमाग लगाना है कि हम दो तरीके से सेट लिखने के तरीके सीख रहे हैं। हमारे को जनरली यूज तो कौन सा करना है, रोस्टर मेथड यूज करना है। हमारी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन रोस्टर मेथड में आएंगे मैक्सिमम, और हम आगे भी खुद भी क्वेश्चन करेंगे तो इसी वे के अंदर करेंगे। पर अभी बस आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि दोनों के अंदर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एक सेट ये है, इसी को अगर मुझे उसमें लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। हिंदी में लिखें x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने आपको दो उदाहरण बताए, दोनों उदाहरण अगर आप देखोगे तो क्या है, सेट लिखने के तरीके के उदाहरण है। वापस चीज सेट लिखने के, सेट वापस इतने को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेट दो एलिमेंट्स, दो अवयव, ठीक है। अवयव कौन होते हैं, ये नंबर, ये लेटर्स, ठीक है, उनसे एक या एक से ज्यादा से मिलके बना हुआ नंबर या एलिमेंट को, उसके रूप को, ठीक है, और समूह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, हिंदी में समुच्चय कहते हैं, ठीक है। सेट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो ये तो केवल लिखने के तरीके हुए। हम अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेट को समझ रहे हैं कि सेट है क्या, ठीक है, समुच्चय है क्या। और अभी तक हमने केवल लिखने का तरीका समझा है, कौन सा नंबर क्यों आ रहा है, कौन क्या किस लिए लिखा जा रहा है, कौन सा वाक्य क्यों लिखा जा रहा है, हमें इतना नहीं समझना। हमें केवल आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं अभी, दोनों के अंदर अंतर दिखा रहा हूँ कि रोस्टर मेथड में कैसे लिखते हैं सेट को और सेट बिल्डर मेथड के अंदर कैसे लिखते हैं सेट को। इन सभी के लिए मैं जब वीडियो खत्म हो रहा होगा तब आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर भी छोड़ देना होगा, आप नोट्स के लिए मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे।
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब हम साइड के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एक थ्योरेटिकल टॉपिक और भाई ये इसलिए पढ़ाया जाता है बीसीए वालों को क्योंकि कई बार ये 2 नंबर के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए इसलिए पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता था, बट हमें भाई जैसे सभी तो 80% वाले नहीं हो सकते, सभी 90% वाले नहीं हो सकते, सभी 100 वाले नहीं हो सकते। हम कॉलेज में आ गए, स्कूल से कॉलेज में आ गए हैं, इंस्टीट्यूट में आ गए हैं। हम सबसे पहले जो मेहनत करते हैं वो किसके लिए करते हैं? 36 नंबर लाने के लिए करते हैं। इसके बाद में जब मेहनत करेंगे, ठीक है, पहले हम 36 गेन करेंगे, उसके बाद में हम 80 नंबर पे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 80 पे नहीं पहुंचेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मूलभूत जरूरतें पूरी करो, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो हमारे मूलभूत जरूरत तो क्या, पास होने के लिए क्या चाहिए? 36, तो 36 तो लाना ही है, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इसमें से, तो 2 नंबर हमारे आएंगे। फिर आता है नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट। हिंदी में कहेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय भी काफी सारे प्रकार के होते हैं, हमारे जो कोर्स में आता है या कई सालों से जो पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करें सिंगल टोन सेट। सबसे पहले कौन सी बात करी हमने? सिंगल टोन सेट की। सिंगल टोन सेट, ठीक है, वो सेट, अगर मैं परिभाषा बोलूं तो वो सेट जिसमें केवल एक संख्या आएगी, एक एलिमेंट। आप संख्या मत बोलना, हम जब लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट आता है उसे हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। इंग्लिश में द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट इज नोन एज सिंगल टोन सेट। मैं समझा रहा हूँ, लिखने के लिए आपको नोट मिल जाएंगे। सिंगल टोन सेट वापस वही चीज कि वो सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट आ रहा है। जैसे मैंने 1 लिखा, इस सेट में कितनी संख्या है? केवल एक ही संख्या है, सिंगल टोन सेट है। ए, ये भी एक सिंगल टोन सेट है। कैपिटल ए, ये भी एक सिंगल टोन सेट है। 36 जो आपके मूलभूत नंबर है, पास होने के लिए चाहिए, ये भी एक सिंगल टोन सेट है, ठीक है। अगर 36, इस चीज को समझना, ये 36 लिखा हुआ है, अगर 3 और 6 के बीच में मैं कॉमा लगा देता, सपोज ये तो 36 लिखा हुआ है, अपन ने यहाँ समझा, अगर ये 36 लिखा हुआ है पर 36 के 3 और 6 के बीच में मैंने एक कॉमा लगा दिया, तो कितनी संख्या हो गई? एक तरीके से अब इस सेट के अंदर 2 संख्या हो गई, इसलिए इस सेट को सिंगल टोन सेट कभी नहीं कहेंगे। अगर मैंने कहीं पे आ जाए, ठीक है, +-4, तो क्या ये सिंगल टोन सेट होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये सिंगल टोन सेट होगा या नहीं होगा? ये सिंगल टोन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम ये एक छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? एक प्लस का चार्ज भी है और एक माइनस का चार्ज भी है, ठीक है। किसी संख्या, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा, किसी भी संख्या के आगे अगर प्लस नहीं लिखा है तो मतलब वो प्लस ही है, पॉजिटिव संख्या ही है। किसी भी प्लस और माइनस चार्ज, मतलब प्लस का चार्ज भी माइनस का चार्ज भी, जब हम इसको पूरी तरीके से खोलेंगे, इसलिए इसमें कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी, इसलिए हम इसे सिंगल टोन सेट नहीं कहते हैं, ठीक है। पहला सेट समझ में आया, सिंगल टोन सेट। फिर आता है आपका नल सेट, वॉइड सेट या जीरो सेट, या कई जगह इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। देखो अलग अलग किताबों में जाओगे, ठीक है, तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है।
मैक्सिमम इसको इस 3 ही नामों से पुकारा जाता है, 4 नामों से मैंने आपको चारों बता दिए। नल बोलो कि वॉइड बोलो कि जीरो बोलो कि एम्प्टी बोलो, बात एक ही है। नल या एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, वो सेट जो खाली है, ठीक है, उसे हम सिंगल नल सेट या वॉइड सेट या जीरो सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। खाली मतलब अगर परिभाषा में लिखना है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव नहीं है, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं। इंग्लिश में वो सेट विच हैज नो एलिमेंट इन इट इज नोन एज नल सेट और एम्प्टी सेट। लिखने का तरीका इसमें बहुत वो है, आप चीज समझें। कभी भी नल सेट को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ब्रेसेस लगाया और अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो ये तो क्या हो गया, नल सेट हो गया। अथवा और इसको लिखने का दूसरा तरीका, जीरो बना और एक लाइन खेल दो। भाई जैसे आर्ट से हो आप लोग काफी सारे जगह, इसलिए मैंने बताया जीरो बना और एक लंबी लाइन खेल दो। इस सिंबल को हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं, फाई कहते हैं इस सिंबल को, ठीक है। ये बना दो तो ये दर्शाता है कि ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। परंतु अगर कोई फाई भी बना रहा है और उसके बाद ब्रेसेस भी लगा रहा है, तो इसका मतलब ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो फाई है वो एक तरीके से सेट का एलिमेंट बन चुका है, क्योंकि फाई के आजू बाजू ब्रेसेस आ चुके हैं। तो इसलिए कभी भी इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। नल सेट या एम्प्टी सेट को आपको इन्हीं तरीके से लिखना है। हिंदी में इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। अभी अपन केवल समझ रहे हैं ना, इनके नोट्स, परिभाषा, सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपका नंबर छोड़ा जाएगा, आप उस नंबर पे इसको नेट से ले सकते हैं। मैं अभी भी लिख देता हूँ नंबर 8385016623। फिर आता है आपका तीसरा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। हम हिंदी में कहते हैं इसे परिमित और अपरिमित परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट और इनफाइनाइट, पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, फिर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। मैं समझाने से पहले दो उदाहरण दोनों के लिखता हूँ, उससे आपको समझा दूंगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के मैंने दो सेट लिखे हैं। एक ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया, एक सी सेट बनाया, एक डी सेट बनाया। अभी तक हम जो पढ़ते थे तो हम सेट खाली लिखते थे, हम सेट को नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ए किसी सेट के आगे बराबर करके ए लिख दिया, तो मतलब मैंने इसको एक नाम दे रखा है कि ये सेट क्या है, ए सेट है। इस सेट के आगे मैंने बराबर करके बी लिख दिया, तो मतलब मैंने इसको नाम दे रखा है कि ये बी सेट है। इस सेट के आगे मैंने बराबर करके सी लिख दिया, मतलब मैंने इसको नाम दे रखा है ये सी सेट है।
इस सेट के आगे मैंने बराबर करके डी लिख दिया, मतलब मैंने इसको भी नाम दे दिया कि डी सेट है, तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं हम जो पढ़ते थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। भाई देखो इसमें कुछ आप लोगों को दिख रहा है दोनों में अंतर, मेरे को एक अंतर दिख रहा है। मेरे को क्या अंतर दिख रहा है, मैं इसके अंदर कितने ए सेट में, ए वाले सेट में कितने एलिमेंट्स, कितने अवयव आ रहे हैं मैं वो काउंट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, 4 अवयव आ रहे हैं। बी में कितने अवयव आ रहे हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। बी में कितने अवयव आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव आ रहे हैं। इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, 1 2 3 4 और डैश 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 कर रखा, मतलब ये लंबा चल रहा है। लंबा चल रहा है मतलब कहाँ तक चल रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं इसके अंदर के अवयवों को नहीं गिन पा रहा हूँ कि इसके अंदर कितने अवयव आ रहे हैं। ऐसे ही ये सेट हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण में भी पढ़ा था, ये इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10 12 और आगे तक चल रहा है, तो मैं आगे तक कितनी संख्या आ रही है मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैं इस सेट को भी के अंदर के अवयवों को भी, एलिमेंट्स को भी नहीं गिन सकता हूँ। तो इसलिए जो डिफरेंस है और जो परिभाषा है डिफरेंस पे ये फाइनाइट सेट, जिन सेट के अंदर अवयवों की संख्या को, एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर पाते हैं, हम गिन पाते हैं, वो सेट फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और जिन सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स या अंदर आने वाले अवयवों को हम काउंट नहीं कर पाते, गिन नहीं कर पाते, उन सभी सेटों को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है समझ में, फाइनाइट जिसके अंदर, जिन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिसके अंदर हम गिन नहीं पाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा कि वो फाइनाइट है कि वो इनफाइनाइट है। मैंने एक ए सेट लिखा, 1 3 5 7 और 15, ठीक है। कैसा सेट है ये, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कई जने इसको कहते हैं कि ये सेट कैसा है कि भाई डैश 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 चल रहा है, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ऐसा कई जने कहते हैं। पर जो जने ये ऐसा कहते हैं वो गलत कहते हैं, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। देखो इसमें क्या है, वो डैश 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 चला और उसके एंड में उसने एक नंबर लिख दिया, मतलब ये क्या है, हो रहा है 15 पे जाके खत्म हो रहा है। और अगर हम इसके पैटर्न को पकड़ेंगे तो इसका पैटर्न ये कहता है, 1 आया, फिर 2 छोड़ के 3 आया, फिर 4 छोड़ के 5 आया, 5 छोड़ के 7 आया, तो 8 छोड़ के 9 आएगा, 9 छोड़ के 11 आएगा, 12 छोड़ के 13 आएगा, 14 छोड़ के 15 आएगा। ये सेट जो इस रूप में था, मैंने बस इसको खोल के, ठीक है, लिखा है। और अब मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कितने अवयव आ रहे हैं, 8 अवयव आ रहे हैं। तो कैसा सेट हुआ ये, इनफाइनाइट सेट नहीं कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कहलाएगा। चीज वापस पकड़ना, अगर डैश 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 के बाद में कोई संख्या लिख दी है तो मतलब वो सेट कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है तो हम उसकी संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, इसलिए उस प्रकार का सेट आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। फिर आता है आपका साइज में, अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कर लूँ कि चौथा है कि पांचवा है तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, समान और समकक्ष, समान और समकक्ष समूह। हाँ, तो हमने कहाँ पर छोड़ा था, इससे पहला वाला वीडियो हमने ये छोड़ा था इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के ऊपर, समान और समकक्ष समुच्चय के अंदर अंतर। देखो मैं यहाँ पे है ना 3 सेट लिखूंगा,
ठीक है, उन तीनों सेट का उदाहरण का यूज करते हुए आपको इक्वल और इक्विवेलेंट सेट समझाऊंगा। मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4। मैंने एक बी सेट लिखा A B C D और मैंने एक वापस सी सेट लिखा 2 1 4 3। ठीक है, इक्वल सेट पहले मैं बात करता हूं। पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट की और फिर हम बात करेंगे इक्वल की। इक्विवेलेंट सेट वो उन दो सेटों को, वापस ध्यान देना, इक्विवेलेंट और इक्वल हमेशा दो की तुलना होती है ना, तभी होती है। तो इक्विवेलेंट सेट्स उन दो सेटों को इक्विवेलेंट कहा जा सकता है जिन सेटों के अंदर अवयवों की संख्या समान होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अवयवों की संख्या समान, इंग्लिश में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वापस चीज अपना कि इक्विवेलेंट सेट उन दो सेटों को इक्विवेलेंट सेट कहा जा सकता है जिनके अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि A जो है इक्विवेलेंट है B के। मैं कह सकता हूं या मैं कह सकता हूं B जो है इक्विवेलेंट है C के, कि ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट की। इक्वल सेट के अंदर क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन जो इक्विवेलेंट की होती है, as well as elements should be same। कहने का मतलब यह है, इस वाक्य का मतलब इक्वल, उन दो सेटों को इक्वल कहा जाता है जिनमें अवयवों की संख्या के साथ साथ अंदर के एलिमेंट भी समान होने चाहिए। ठीक है, समझ में? अवयवों की संख्या के साथ साथ अंदर के एलिमेंट भी समान होने चाहिए। जैसे मैं A को B के बराबर नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर के एलिमेंट तो समान, दोनों में अवयवों की संख्या तो समान है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, अवयव आ रहे हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, परंतु इन दोनों के अंदर के एलिमेंट समान नहीं है। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ABCD है, हम जनरली देखें तो। पर अगर मैं बात करूं A की और C की, तो मैं A सेट को C सेट के इक्वल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी है, अवयवों की संख्या भी समान है और अंदर वाले अवयव भी समान है। इसमें जो 4 संख्या है वो कौन कौन सी है? जो 4 अवयव है, एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इसमें भी जो 4 अवयव है वो कौन से? 2 1 4 3, मतलब सेम है, पृथक नहीं है। ठीक है, ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पर ओरिएंटेशन पे नहीं जाना है, ना अवयव पे जाना है कि अंदर के अवयव भी समान होने चाहिए। तो B A is equal to C, हम कह सकते हैं A सेट C के इक्वल है, समान है। इन दोनों के अंदर बस इतना सा ही अंतर होता है। इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए? अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि इक्वल के लिए अवयवों की संख्या के साथ साथ अंदर के अवयव भी समान होने चाहिए। हिंदी में बात करें तो इस इक्विवेलेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट
इक्वल होने चाहिए। जबकि बात करें इक्वल सेट की तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर, हम इक्विवेलेंट सेट को कभी भी इक्वल नहीं कह सकते हैं, पर इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। चीज आगे समझ में? इक्विवेलेंट सेट को कभी भी इक्वल नहीं कहा जा सकता, पर इक्वल सेट अगर कोई है तो वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, हम फिर दूसरे सेट की बात करते हैं। सेकंड जो सेट आता है फिर आता है आपका फिफ्थ या सिक्स तो सबसेट का साइन होता है उस तरीके से, और सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट का साइन होगा इस तरीके से। आप बेसिकली बात करें चेन की, जो आर्ट्स वाले हैं तो जो हम इंग्लिश में यू बनाते हैं, यू को बस हमने क्या कर रखा है, यू को टेढ़ा लिख रखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समझा रहा हूँ और इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लें। किसी को साइन में दिक्कत है कि क्या बनाया है, तो बनाने का तरीका जो हम यू बनाते हैं इंग्लिश में उसको बस सुला के लिख रखा है। मैं दो सेट लिखता हूँ, एक ए सेट लिखा 1 2 3 4 5 और एक बी सेट लिखा 2 3 4। इन दोनों सेटों को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो बी की संख्या है, बी के जो एलिमेंट्स है, बी के जो अवयव है वो किसके अंदर है, वो अवयव ए के अंदर भी है। 2 3 4 ए में भी है, और 2 3 4 के अलावा ए के अंदर और भी ज्यादा एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए का। हम क्या कह सकते हैं, वाक्य में भी लिख रहा हूं, बी जो है वो ए का सबसेट है, अर्थात जो बी है सेट है वो किससे बना है, वो ए से ही बना है। क्यों? क्योंकि बी के एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, हम ए के अंदर आ रहे हैं। और अगर हम इसका उल्टा करें, जैसे हम कह रहे हैं कि बी जो है ए का क्या है, सबसेट है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो सुपर सेट है। हम कह सकते हैं ए क्या है, बी का सुपर सेट है। तो सबसेट और सुपर सेट के अंदर बस इतना सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट एंड फाइनल एक और हम पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, जो हमेशा किससे डिनोट होता है, यू से डिनोट होता है। हम इसको 2 मिनट के लिए साइलेंट कर रहे हैं फोन को, जिससे कि आपका ये कवर कर सके। यूनिवर्सल सेट डिनोट होता है, मेरे साइन कभी उल्टे सीधे लगे तो आप देख लेना, यू से डिनोट होता है। यूनिवर्सल मतलब हिंदी में अगर हम बात करें ब्रह्मांड, ये यूनिवर्सल सेट में आगे चल के आपको उसमें समझाऊंगा। अभी तो बस ये एक तरीके से यूं समझ लो कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर यूनिवर्सल सेट दे रखा है, किसी भी प्रश्न के अंदर अगर यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो उस प्रश्न के अंदर आने वाले जितने भी सेट होंगे या जितने भी नए सेट बनेंगे या जितने भी ऑपरेशन हम करेंगे वो सब सेट इस सेट के अंदर आएंगे। वो एक तरीके से ब्रह्मांड कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, मैं अभी लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ये बोर्ड एक तरीके से मेरे लिखने के लिए यूनिवर्स की तरह बिहेव कर रहा है, यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं जो भी लिख रहा हूँ इसी के अंदर लिख सकता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ऐसा ही जो क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल सेट आएगा तो वो सेट होता है जिसके अंदर, ठीक है, बाकी सभी सेट यूनिवर्सल सेट से बने होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो भी सेट उसके अंदर होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सब सेट होंगे, और यूनिवर्सल सेट उन सभी का क्या होगा, सुपर सेट होगा। ठीक है, तो ये आपकी सेट की थ्योरी है। इसके जो ऑपरेशंस है वो हम कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।